नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। मैंने आपसे पूछा था कम्युनिटी टैब में कि यूपी ट्रिपल एससी के एमसीक्यू स्टार्ट किए जाएं, तो आप लोगों का सभी का आंसर था हाँ। तो जो पैट का पेपर होने वाला है, हम उसके एमसीक्यू के बारे में बात करेंगे। हमने हिस्ट्री आपको पढ़ाया था अच्छे से, तो हम हिस्ट्री के ही एमसीक्यू सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। और आपका ये रेस्पॉन्स तय करेगा कि आपकी जिज्ञासा, आपकी जिजीविषा, आपकी जीवटता जितनी अधिक दिखेगी, फिर हम क्या करेंगे, हम पॉलिटी के और स्टैटिक जीके के भी बात करेंगे। ठीक है, करंट अफेयर की बात करेंगे। मतलब फिर तो हम पैट को कंप्लीट कर लेंगे। और जिन बच्चों को डीआई में दिक्कत आएगी ना, जो तालिका वाले और ग्राफ वाले क्वेश्चन आएंगे, उनमें दिक्कत आएगी, तो उसको इतने अच्छे से करा देंगे कि आपका वो 100% सही होगा। यानी कि आप वहां से 20 मार्क्स ले आएंगे आसानी के साथ। आपकी 4 तालिका आएंगी 5-5 नंबर की, तो आपके 20 नंबर वहां से पक्के हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको अपना रेस्पॉन्स जो है वो दर्ज करना पड़ेगा। ठीक है, कमेंट में आके बता देना जिसको भी डीआई की जरूरत होगी, उनसे हम बात कर लेंगे स्पेशली। ठीक है बच्चे, तो हमने बात की थी कि हम हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। और हिस्ट्री में भी जो सबसे पहला टॉपिक है आपका, क्या है सबसे पहला टॉपिक आपका? इंडस वैली रिवर, सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जितने ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू हम इकट्ठे कर पाए हैं इस टॉपिक के, वो हमने कर लिए हैं, जो लगभग 500 एमसीक्यू हो गए हैं। ठीक है, यानी कि अगर आप इस टॉपिक के लगभग 500 एमसीक्यू कर लेते हैं, तो उसके बाद इसमें कुछ नहीं बचेगा। आपका क्वेश्चन अगर यहां से एक क्वेश्चन भी आता है, तो आपका 100% सही हो जाएगा। स्पष्ट होंगी मेरे हिसाब से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम देखते हैं कि जितने ज्यादा, मतलब मेरा जो टारगेट है आज का, मेरा टारगेट है आज 90 एमसीक्यू करने का। ठीक है, हम 90 एमसीक्यू करेंगे। उसके बाद इस जो ये वीडियो आएगी, इस वीडियो के 2 दिन बाद हम इसकी अगली पार्ट डालेंगे। मतलब क्या होगा कहने का, कि इस पे जैसा रेस्पॉन्स रहेगा उसके हिसाब से फिर देखेंगे कि अगर हमको लगा कि इस पे जो है कुछ बच्चे हैं सीरियस हैं, एक्चुअली में जो सीरियस हैं, उसके बाद क्या करेंगे, फिर एक ही दिन में लाइव करके सारे एमसीक्यू कर देंगे। चीजें क्लियर हैं? लाइव बात कर लेंगे, लाइव आ जाएंगे और सारी चीजें क्लियर कर देंगे एक ही बार में। स्पष्ट हो गई? चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम 90 एमसीक्यू का टारगेट लेके बैठते हैं। जितनी देर में ये हो जाएंगे इनको करते हैं। हाँ, एक बात और, हम यहाँ पे व्याख्या की बात नहीं करेंगे, क्योंकि अगर मैं आपको व्याख्या कराने बैठ जाऊंगा तो 500 एमसीक्यू कराने के लिए आपके लिए कम से कम 200 घंटे चाहिए। यदि मैं व्याख्या कराने आ जाऊं हर एक क्वेश्चन की, कि भाई व्याख्या की बात करेंगे हम, तो कम से कम 200 घंटे चाहिए, कम से कम 150 घंटे तो चाहिए ही चाहिए। वो इतना समय है नहीं। बातें स्पष्ट हैं? अभी क्या होगा कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे और उनको जो अच्छे से देख लेंगे एक बार फिर से, तो आपका काम एग्जाम में हो जाएगा। आप जब वहां पे जाएंगे ना, तो आपको तारे जमीन पर जैसे उसको मोटे मोटे शब्द दिखाई देते हैं ना, आपको राइट ऑप्शन जो है इतना ही मोटा दिख जाएगा। लेकिन डिपेंड करेगा कि आपने कितनी बार उस क्वेश्चन को देख लिया है। जैसे ये जो क्वेश्चन है लगभग 500 जो है, इनकी जो पीडीएफ है, पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके टेलीग्राम पे आप इसकी पीडीएफ ले लेना। चीजें स्पष्ट है? अब पीडीएफ में आंसर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, तो आंसर तो हम यहाँ पे लगवा देंगे। तो आप यहाँ से देख के पीडीएफ में आंसर लगा लेना। जो 10-12 पेज निकले, 5-6 पेज, 10-12 पेज जितना भी हो, उसको आप उस अपने हिसाब से फिर पेन से टिक कर लेना, और उस पीडीएफ को कम से कम 3 बार अपनी आंखों के सामने से गुजार देना। ठीक है, और फिर देखना आप एग्जाम में जाके धड़ल्ले से परफॉर्म करके आएंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकांश निवासी किस प्रजाति के थे? निग्रोइड थे, भूमध्य सागरीय थे, प्रोटोस्टोलाइड थे, या मंगोलाइड थे? ठीक है। अच्छा, एक बात इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले और क्लियर कर दूं। आप थोड़ा सा ये उम्मीद कम रखना कि भाई जो पीपीटी होगी, या जो पीडीएफ भी होगी, या जो वर्ड फाइल भी हमारी होगी, कि वो आपको बहुत ज्यादा, मतलब जो आज के टाइम में जो चल रहा है कि भाई बहुत ज्यादा सजी धजी सी मिलेगी या थोड़ी एडवांस लेवल की होगी। नहीं, हम एक तरीके से रफ काम टाइप कर रहे हैं, क्योंकि हमें मेन क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सोल्व करना। पेपर में ये नहीं आएगा आपने कितने अच्छे से एमसीक्यू पीडीएफ में निकाले थे। स्पष्ट है? तो जैसे अब यहाँ पे ना तो क्वेश्चन नंबर डाला है, ना ही ऑप्शन के नंबर डाले हैं। अब यहाँ पे ये अंडरस्टूड है कि ये ए है, बी है, सी है और डी है, 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4 कह लीजिए, ए बी सी डी कह लीजिए, तो ये अंडरस्टूड है। अब यहाँ पे हम नंबर लिख के ही क्या हो जाएगा, आगे वाले क्वेश्चन में कुछ में नंबर है, पर इन 90s में तो नंबर नहीं है, उसके बाद में नंबर भी है शायद। लेकिन अब ये है कि पता नहीं कहां कहां से ये क्वेश्चन उठाए हैं, किस किस बुक से ये क्वेश्चन लिए हैं। कभी घटना चक्र से लिए हैं, कभी एस के पांडे से लिए हैं, कभी इंटरनेट से लिए हैं, कभी किसी के आर्टिकल से निकाले हैं, या कभी कोई न्यूज़पेपर में आ गया कि यहाँ पे खोज हुई है, वहां से उठा लिए हैं। तो नंबर देने का मतलब इनका है नहीं।
स्पष्ट है। और जब मैंने इनकी व्याख्या जहां पे लिखी है वो लगभग 300 से 400 पेज हैं जो 500 एमसीक्यू की व्याख्या में बन गए हैं। क्लियर? तो ये हो जाएगा कि आपको एक तरीके से ऑप्शनल टाइप तैयार करा देना या आपको सिंधु घाटी सभ्यता पे ही मैं पीएचडी करा दूं। क्लियर है? तो उतना हमको करना नहीं है, इतना तो हम मास्टर जब करते हैं ना इतिहास से उसमें भी नहीं पढ़ते हैं। क्लियर है? तो जब आप पुरातत्वविद बन जाएंगे तब शायद उतना पढ़ना पड़ेगा आपको, उतनी चीजों की जरूरत पड़ेगी, अन्यथा नहीं। चलिए, तो सिंधु घाटी सभ्यता, जो सिंधु सभ्यता के अधिकांश निवासी थे वो किस प्रजाति के थे? निग्रोइड थे, भूमध्य सागरीय थे, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड थे या मंगोलाइड थे? अपने मन में आंसर सोचिए, अगर नहीं पता है इसका आंसर तो वो भूमध्य सागरीय थे। जो अधिकांश निवासी थे सिंधु सभ्यता के वो भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? इस क्वेश्चन को आप रट लीजिएगा। ठीक है बच्चे, ये क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और पहले पूछा भी गया एग्जाम में। ठीक है, कई एग्जाम में तो आपको रटा होगा कि लोहे से वो लोग परिचित नहीं थे। सोना, तांबा, चांदी, लोहा, तो वो लोग लोहे से परिचित नहीं थे। तांबे के भी मिलते हैं उदाहरण, तांबे के हैं, सोने के हैं, चांदी के भी हैं। स्पष्ट हो गई बच्चे? अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? सैंधव कालीन तिथि। अब देखिए तिथि वाला जो क्वेश्चन है ये भी आपको रट लेना है एकदम, इसको भी आप छोड़ के नहीं जाएंगे कि भाई चलो पढ़ लेंगे टाइप का, नहीं, ये रटने वाली चीज है। उत्खनन के आधार पर क्या तय की गई है सैंधव कालीन तिथि? 1500 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व, 2700 ईसा पूर्व या फिर 3000 ईसा पूर्व? ईसा पूर्व मैंने आपको बता दिया था, क्लियर है? ईसा पूर्व आपका क्या होता है? ठीक है, यानी कि ईसा के जन्म से पहले। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, 2500 ईसा पूर्व। जो है जब हमने ये पढ़ाया था तो हमने आपको बताया था कि कुछ तिथियां इंपॉर्टेंट हैं, उनमें ये तिथि मैंने आपको बताई थी कि ये आपको याद रखनी है। चीजें क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? इंद्र की करते थे, अग्नि की करते थे, वरुण की करते थे या फिर पशुपति की करते थे? ये क्वेश्चन नंबर 4 आ गया होगा आपका। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 किसकी पूजा करते थे? अपने मन में आंसर सोच लीजिए, यदि नहीं पता है तो देख लीजिए। वो पशुपति की पूजा करते थे और हमने पशुपति के बारे में आपको कुछ चीजें बताई थी कि उनके पीछे किन किन जानवरों की आकृति बनी हुई है और वो किस मुद्रा में है। चीजें स्पष्ट है? ये हमने आपको बताया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, सिंधु सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? ये क्वेश्चन रिपीट होने वाली प्रवृत्ति का है, कई बार पूछा गया है। जलवायु परिवर्तन, भूकंप का आना, बाढ़ का आना या फिर आर्यों का आक्रमण? तो इतिहास में कई चीजें मिलती हैं, कुछ लोग जलवायु परिवर्तन भी कहते हैं, कुछ लोग भूकंप को भी मानते हैं, कुछ लोग आर्यों का आक्रमण भी मानते हैं, कुछ लोग बाढ़ का भी मानते हैं। अब लेकिन जब एग्जाम में आ जाएगा तो हमको क्या लगाना है? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे ना, तो अगर एग्जाम में आए तो अधिकांश जो इतिहासकार हैं वो बाढ़ पे एक मत है कि बाढ़ के आने से उनका जो है पतन। तो आपको भी क्या याद रखना है? आपको बाढ़ वाले ऑप्शन को ढूंढ लेना है, आपको बाढ़ वाले ऑप्शन पे टिक कर देना। चीजें क्लियर हो गई बच्चे? चलिए अब हम देखते हैं छठा क्वेश्चन, सैंधव सभ्यता स्वरूप में थी, रिपीट होने वाला क्वेश्चन है छठा, नगरीय थी, ग्रामीण थी, कृषि थी या इनमें से कोई भी नहीं थी? तो इसके बारे में आप याद रखेंगे कि ये नगरीय सभ्यता थी, मतलब सैंधव सभ्यता का जो स्वरूप था वो नगरीय स्वरूप था। ठीक है बेटा? 7वां क्वेश्चन, सैंधव सभ्यता का ज्ञान हुआ, किस चीज से ज्ञान हुआ था सैंधव का? शिलालेख से हुआ, सातत्य से हुआ या फिर उत्खनन से हुआ या फिर सिक्कों से हुआ? तो हमको किससे पता चला? उत्खनन से पता चला। हमने बहुत सारे लोगों के बारे में आपको नाम बताया था कि आपको राखलदास बनर्जी का नाम याद रखना है या इस अंग्रेज व्यक्ति का आपको नाम याद रखना है। तो हमको कैसे पता चला था? इन लोगों ने उत्खनन किए थे, किसी के निर्देशन में उत्खनन हुए, तभी तो हमको पता चला। क्लियर है बातें? चलिए 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो का प्रमुख सार्वजनिक स्थल कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 8 रिपीट होने वाला है। स्नानागार है, गोदीवाड़ा या नगर दुर्ग? ये स्नानागार था इनका, जो विशाल स्नानागार था जिसके बारे में कई फैक्ट पूछे जाते हैं, है ना? तो आप याद रख लेंगे, क्या हो जाएगा? बी, स्नानागार जो है इनका प्रमुख सार्वजनिक स्थल है। चीजें क्लियर हो गई? अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है आपसे कि सिंधु घाटी सभ्यता थी, क्या थी? पितृ प्रधान थी या माता पिता के समान अधिकार थे, मातृ प्रधान थी या फिर पुरोहित प्रधान थी? क्वेश्चन नंबर 9। तो अब मैंने आपको बताया था कि मातृ देवी की पूजा भी हो रही है ना? कुछ आपको उदाहरण भी वहां के दिए थे। तो कैसी थी सिंधु घाटी सभ्यता? मातृ प्रधान थी, ये आप याद रख लेंगे। कई बार हम क्या करते हैं ना, इसका जो ऑप्शन बी है
वो बहुत कंफ्यूज कर देता है कि माता पिता के समान अधिकार थे। तो हमको अगर नहीं ध्यान में रहता है, नहीं पढ़े हुए रहते हैं, तो ऐसा लगता है कि शायद ये होगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। सिंधु सभ्यता के लोथल किस राज्य में है? लोथल जो उनका बंदरगाह था, पंजाब में, गुजरात में, राजस्थान, हरियाणा। तो ये तो आपको पता होगा, नहीं पता है तो रट लीजिए, गुजरात में है लोथल। चीजें क्लियर? अगला क्वेश्चन नंबर 11 आ गया होगा। निम्नलिखित में से कौन पुरातत्वविद मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित है? कौन संबंधित है? आर डी बनर्जी, एस आर राव, जॉन मार्शल या के एन दीक्षित? क्वेश्चन नंबर 11, मोहनजोदड़ो के उत्खनन से, ये ध्यान रखना है। स्पेशली नाम दिया है किसके, तो ये क्वेश्चन के बारे में, मोहनजोदड़ो के बारे में याद रखना स्पेशली। ठीक है, तो याद रख लेंगे आप आर डी बनर्जी के बारे में। चीजें क्लियर हो गई? अब आर डी बनर्जी कौन हो गए? जिनका मैंने भी आपको नाम बताया, रामलाल दास बनर्जी। क्लियर है इतनी बातें? चलिए अगला क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 12, अच्छा 12 क्वेश्चन जो है ये रिपीट होने वाला है। सैंधव सभ्यता का निम्नलिखित में से किससे व्यापारिक संबंध था? सुमेर, ईरान, बहरीन या फिर ये सभी? तो क्वेश्चन नंबर 12 याद रख लेना कि इन सभी से उसका व्यापारिक संबंध था। अगर क्या करता है कई बार कि इन तीन में से कोई एक देगा ऑप्शन में, बाकी अलग अलग दे देगा जिनके साथ नहीं था। तो आप इन तीनों को रट लेना, सुमेर, ईरान और बहरीन को। चीजें क्लियर है? क्योंकि मोहर जैसी कुछ चीजें मिलती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 पे आ गए। स्वतंत्रता के बाद भारत के किस प्रांत से सबसे अधिक सैंधव सभ्यता के स्थल खोजे गए? पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या फिर पंजाब? क्वेश्चन नंबर 13। तो याद रखिए लोथल कहां पे था? गुजरात में था। तो गुजरात जो है स्वतंत्रता के बाद गुजरात से सबसे अधिक सैंधव सभ्यता के जो स्थल हैं वो खोजे गए हैं, ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन सभ्यताएं सैंधव सभ्यता की समकालीन थी? मिस्र की, सुमेर की, मेसोपोटामिया की या फिर ये सभी? तो ये सभी जो थी उसके समकालीन थी। ठीक है, मिस्र वाली भी, सुमेर की भी, मेसोपोटामिया की भी। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए। किस पुरातत्वविद ने इस बात पर जोर दिया कि सैंधव सभ्यता का विनाश आक्रमणकारी आर्यों ने किया? जॉन मार्शल, जॉर्ज एफ डेल्स, मार्टिमर व्हीलर या EJ H मैके? किसने दिया भाई? क्वेश्चन नंबर 15। अगर आपके मन में आया कि आर्यों के बारे में ये क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि कई इतिहासकार अलग अलग बातें कहते हैं, तो याद रखना है मार्टिमर व्हीलर जो है उन्होंने ये बात पे जोर दिया था कि आर्यों ने आके इस सभ्यता का पतन किया था, उनके आक्रमण से इस सभ्यता का पतन हुआ। चीजें क्लियर हो गई? क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाइए। सैंधव सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता है? हड़प्पा, कालीबंगन, धोलावीरा, लोथल? तो मैंने आपको भी बताया धोलावीरा का है, गुजरात में क्या था? इनका एक बंदरगाह था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पे अब आप आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? सैंधव सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? पूर्व पाषाण काल से, नव पाषाण काल से, आद्य ऐतिहासिक काल से या फिर ऐतिहासिक काल? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी, आद्य ऐतिहासिक काल से सैंधव सभ्यता मानव इतिहास से संबंध रखती है। ठीक है, किस काल से? आद्य ऐतिहासिक काल से। ये हमारे 17वां क्वेश्चन हो गया। तो 17वें का कौन सा ऑप्शन हो गया? अब इसमें अगर ABC रखते हैं तो C मान लीजिए, 1 2 3 4 रखते हैं तो 3 मान लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या कहता है? आ जाइए, ये हो जाएगा आपका 19। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन पुरातत्वविद हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? जब आप एग्जाम देने जाएं तो ये ध्यान रखिएगा कि संबंधित नहीं है, असत्य नहीं है, सत्य नहीं है। तो जहां पे ऐसा है ना तो उस पे ऐसे टिक कर लेना, गोल कर लेना नहीं पे। दयाराम साहनी, RD बनर्जी, MS वत्स या HD सांकलिया? तो इसने पूछा है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से कौन संबंधित नहीं था? तो HD सांकलिया जो है उनका इससे संबंध नहीं था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाइए। प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी किस स्थान से मिली? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या फिर कालीबंगन या कालीबंगा? आपको दोनों बातें मिल जाएंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का मतलब कालीबंगन भी कहीं कहीं लिखा मिल रहा है, वो कहीं पे कालीबंगा भी लिखा मिलता है। तो कहां से मिली थी? वो मोहनजोदड़ो से मिली थी, याद रखना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन 19 हो गए। चलिए अब 20वें पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। 20 क्या कहता है हमारा? सैंधव सभ्यता के किस स्थल से घोड़े के अवशेष मिले? ये क्वेश्चन भी आप रट लेंगे, याद कर लेंगे, रिपीट होने वाली प्रवृत्ति का है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 20, लोथल से मिले, सुरकोतड़ा से मिले, रोपड़ से या कालीबंगा से?
तो सुरकोतड़ा से मिले थे, आपको याद रखना है। कहां से मिले बच्चे घोड़े के साक्ष्य? सुरकोतड़ा से घोड़े के अवशेष मिले, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में एक सही कथन बताना है। शहरी जीवन था, विदेशी व्यापार उन्नति पर था, मातृ देवी की पूजा प्रचलित थी, या उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। अब देखिए, हमने बात कर ली नगरीय था, शहरी जीवन भी था, विदेशी व्यापार काफी उन्नत था, और मातृ देवी की बात हमने भी ऊपर क्वेश्चन में कर ली कि मातृ देवी की पूजा प्रचलित थी, तो यानी कि सभी कथन क्या हो गए? सत्य हो गए। तो आपका क्वेश्चन नंबर 21 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अगर आप एबीसी रखते हैं तो डी, और 1 2 3 4 रखते हैं तो 4। क्लियर हो गई इतनी बातें? अगला क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? मोहनजोदड़ो कहां पर है? तो ये तो आप सबको पता होगा, तो पता ही होगा ना भाई आपको क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है। मोहनजोदड़ो कहां है? बलूचिस्तान, पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, या फिर सिंध। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सिंध। ये आपको मेरे हिसाब से पता होगा, और नहीं पता है तो पैट के हिसाब से याद रखना, क्योंकि 12वीं लेवल का पेपर बना रहा है वो, एनसीईआरटी के 12वीं लेवल का पेपर बना रहा है, तो वहां पे वो आपसे पूछ। क्लियर हो गई? क्वेश्चन नंबर 23 पे हम आ गए। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या कहता है? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सुमेरिया के साथ व्यापार संबंध रखते थे, ताम्र सिक्के का प्रयोग करते थे, किसी धर्म का अनुसरण नहीं करते थे, दास प्रथा अपनाते थे। क्वेश्चन नंबर 23। तो देखिए, दास प्रथा जैसी चीजें नहीं मिलती, धर्म वाली चीजें हमको देखने को नहीं मिलती हैं। ताम्र सिक्के का प्रयोग करते थे, है कहीं पे ऐसा उदाहरण? ये सुमेरिया के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे, ये बात हमारे सामने है। अभी हमने ऊपर एक क्वेश्चन भी किया था ऐसा। तो इसका क्वेश्चन नंबर 23 है, ये आपका क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन? 1 या ए। ठीक है, अगला देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 24 आ गया। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन सिंधु सभ्यता की मोहरों पर प्राप्त नहीं है? क्वेश्चन नंबर 24, और 24 में इस नहीं को ध्यान रखना है। क्या गाय का है, घोड़ा, ऊंट, या फिर सभी? तो इनमें से किसी का भी नहीं है, यानी कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। इनमें से किसी का भी अंकन जो है वो सिंधु सभ्यता की मोहरों पर तो नहीं मिलता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? सिंधु घाटी की अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं थी। कौन सा क्वेश्चन है ये? 25। नगरीय जीवन, चरागाही अर्थव्यवस्था, समृद्ध वाणिज्य व्यापार, या फिर विकसित शिल्प। क्वेश्चन नंबर 25। तो यहाँ पे क्या विशेषता नहीं है? चरागाही अर्थव्यवस्था जैसी चीजें हमारे सामने नहीं है। नगरीय जीवन था, वाणिज्य व्यापार समृद्ध था, तभी तो विदेशों से व्यापार होता था, शिल्प था। क्लियर हो गई? अगला क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाइए आप। मोहनजोदड़ो के आवासीय गृह बने हुए थे, किस चीज से बने हुए थे भाई उनके घर? गारा से बने हुए थे? नहीं भाई, गारा से नहीं थे। पत्थर से बने हुए थे? नहीं भाई, पत्थर से भी नहीं थे। हाँ, ईंटों से बने हुए थे। एक क्वेश्चन आएगा आगे कि ईंटों का अनुपात क्या था, तो वो आपको रट लेना है, वो क्वेश्चन भी रिपीट होता है। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 26 का आप ले लेंगे सी। क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाइए। सिंधु घाटी की लिपि की सूचना प्राप्त होती है, आभूषणों से मिलती है, मोहरों से मिलती है, खिलौनों से मिलती है, या फिर मूर्तियों से मिलती है? सिंधु घाटी की लिपि, लिपि ये ध्यान रखना, तो लिपि कहां से मिलती है? उसके खिलौनों से सूचना मिलती है। क्वेश्चन नंबर 27, खिलौनों से, सॉरी खिलौनों से नहीं बच्चे, मोहरों से। सिंधु घाटी की लिपि की सूचना मोहरों से, खिलौनों में से। हाँ, खिलौनों से क्या पता चला है? जैसे हल है, हल बनाते हैं ना, तो हल जैसी चीजें जो थी वो खिलौनों से पता चली थी, क्योंकि मिट्टी के खिलौने बने हुए थे जो टूटे हुए मिले थे, जो हल की आकृति के थे। कुछ जो बारीक बारीक हथियार थे जिनसे वो चिड़ियों का शिकार करते थे, शार्प जो थे, उनके खिलौने मिले थे। क्लियर? तो उनसे, हल जैसी चीजों को आप याद रखना, खिलौने से पता चल गया था हमको। तो ये कहां से है लिपि? मोहरों से। क्लियर हो गई? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा नंबर का? क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? वर्तमान में सिंधु घाटी का सर्वाधिक उपयुक्त नाम होना चाहिए। सिंधु घाटी सभ्यता, द्रविड़ सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, या कालीबंगा सभ्यता? इस क्वेश्चन पे भी आप इंपोर्टेंट लिख के इसको भी याद कर लेना ना। क्यों? क्योंकि इसके भी नाम के बारे में कई इतिहासकार जो है अलग अलग मत देते हैं। कुछ सिंधु घाटी सभ्यता जब ये स्टार्टिंग में मिली थी ना, क्या हुआ कि सिंधु के आसपास मिली, तो अब इन्होंने क्या कर दिया कि इसका नाम क्या रख दो जी, सिंधु रख दो। बाद में चीजें और बदलती गई, क्योंकि बाद में बस्तियों की संख्या जब बढ़ती गई थी चीजें बदली। फिर कुछ ने कहा हड़प्पा, ये द्रविड़ रख दो, फिर कुछ ने कहा हड़प्पा रखो, कुछ ने कहा कालीबंगा रखो। तो सबसे पहले हड़प्पा मिला था,
है ना। तो इसलिए जो सर्वाधिक उपयुक्त नाम इसका होना चाहिए वो हड़प्पा सभ्यता होना चाहिए। क्लियर हो गई। क्वेश्चन नंबर हम 28 तक आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 29 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से जुते हुए खेत का साक्ष्य है? इसको भी आप इंपोर्टेंट कह के रट लीजिए, मतलब लिख के इसको रट लीजिए एकदम। जुते हुए खेत के साक्ष्य, धोलावीरा, कालीबंगा, लोथल या फिर रंगपुर, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 29 आपका क्या? कालीबंगा। इसको आप रट लेना। कहां से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? भैया कालीबंगा से मिले हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है और इसको आप रट लेना। ठीक है जी। अब हम चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 23 नंबर का क्वेश्चन आता है। 30 नंबर का क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? सिंधु घाटी सभ्यता का इलाका कहाँ स्थित है? तो देखो ये जीके वाले पोर्शन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत, नेपाल, अफगानिस्तान या फिर पाकिस्तान। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या हो जाएगा? आपको पता होगा, पाकिस्तान। सिंधु घाटी सभ्यता का जो इलाका है वो कहाँ पे है? वो पाकिस्तान में है। तो बच्चे हमने 30 क्वेश्चन कर लिए, यानी कि 1/3 कर लिया आज के। चलिए अब कुछ थोड़ा सा लेवल बढ़ता जाएगा धीरे धीरे फैक्चुअल में। सिंधु लिपि को बाएं से दाएं पढ़ने और उसे तमिल भाषा में परिवर्तित करने वाले विद्वान थे। रेवरेंड हैरिस बैडल, जे.आर. हंटर या डेविड डिरिंगर। तो क्वेश्चन नंबर 31 आ गया आपका। क्वेश्चन नंबर 31 का क्या हो जाएगा? रेवरेंड हैरिस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, रिपीट हो सकता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 32 पे आप आ जाइए। सिंधु व सुमेरियन सभ्यता में क्या समान है? भंडार प्रणाली, आवास, बैल चित्रांकन या जल निकास व्यवस्था। तो क्वेश्चन नंबर 32 में इसमें सिंधु और सुमेरिया दोनों में क्या है? जो अन्न भंडार प्रणाली है वो दोनों के दोनों में सेम है बच्चे। क्लियर है जितनी बातें? क्वेश्चन नंबर 32 तक हम पहुंच गए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 33 और 34 देख लेते हैं। यहाँ पे आ जाएंगे दोनों। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पे आ गए हम। वर्तमान भारतीय जीवन का वह क्षेत्र जो आज भी सिंधु सभ्यता से प्रेरणा ले रहा है। याद रखना है, काष्ठ कला, मूर्तिकला, नगर जीवन या फिर धार्मिक जीवन या धर्म कह सकते हैं आप इसको। तो क्वेश्चन नंबर 33 इसका आप याद रखिएगा, धर्म या धार्मिक जीवन जो है हम आज भी मतलब उनसे प्रेरणा लेते हैं। अगला, क्योंकि चीजें समान हैं इसलिए जब हमने कक्षा में आपको पढ़ाया होगा ना धर्म वाला, तो वहां पे हमने बताई थी बातें। सैंधव सभ्यता में युगल शवाधान, ये क्वेश्चन भी रट लीजिए आप। युगल शवाधान के साक्ष्य कहां से मिले? क्वेश्चन नंबर 34, आलमगीरपुर, बनावली, लोथल या फिर कालीबंगा। तो इसको भी आप रट लेना भैया कि लोथल से युगल शवाधान। युगल शवाधान का मतलब जोड़े में। बातें स्पष्ट हैं? क्वेश्चन नंबर 34 का यानी कि अगर एबीसी रख रहे हैं तो सी, 1 2 3 4 रख रहे हैं तो 3 हो जाएगा। 34 की बात हो गई। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। 35 और 36 ये दो क्वेश्चन करके आ जाए। क्वेश्चन नंबर 35 में सैंधव सभ्यता में निम्न में से किस वस्त्र के उल्लेख मिले हैं? सूती, रेशमी, शाटिका या दुकुल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 35 सीधी सी बात है, सूती। ठीक है, लोथल, क्योंकि सूती वाला वो सुआ भी मिला था। लोथल पे आ जाइए। लोथल कहां पे है? बलूचिस्तान, सिंध के मुहाने पर, खंबात की खाड़ी में या कच्छ के रण में। क्वेश्चन नंबर 36 है। थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए। तो लोथल कहां स्थित मिलेगा आपको? अगर आप थोड़ा सा दिमाग पे जोर डाल लेंगे जाएंगे आंसर पे। चीजें क्लियर हो गई? आगे बढ़ जाएं, क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलें। मोहनजोदड़ो की इमारतें नगर के किस भाग में स्थित थी? कहां पे थी भैया? थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो। संपूर्ण क्षेत्र में नियोजित ढंग से फैली थी, एक जगह केंद्रित, अव्यवस्थित थी या इनमें से कोई नहीं? तो इनकी तो सबसे अच्छी बात तो यही थी कि ये नियोजित ढंग से थे ना। बहुत सारी विशेषताएं बताते हैं कि भाई सड़कें जो हैं वो एक दूसरे को समकोण पे काटती हैं, नालियां ढकी हुई होती थी, पर्यावरण के बारे में ये ज्ञान रखते थे। ये सब बातें तो बताई जाती है ना इनके बारे में। चलिए तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है बच्चे? प्रसिद्ध पशुपति मोहर कहां से मिली? हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो या फिर रंगपुर। क्वेश्चन नंबर 38 तो कहां से मिली है? तो वो मोहनजोदड़ो से मिली है पशुपति की मोहर। ठीक है, 38 हो गया। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? हड़प्पा कालीन व्यापार होता था ईरान, इराक, रोम या फिर चीन। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ है हम। नंबर 39 क्या कह रहा है? किससे होता था? ईरान, इराक, रोम या फिर चीन। फिर इसके ऑप्शन है 1 2 2 3 3 4 या 1 4। क्वेश्चन नंबर 39। तो इसके बारे में आप इतना याद रख लेंगे कि हमारा इनका जो था ईरान से भी था और इराक से भी था। इन दोनों के बारे में चीजें नहीं क्लियर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 हो गया।
आगे बढ़ जाएं। ईंटों का नाप, जो मैंने आपसे बताया था कि आपसे ईंटों के नाप वाला एक क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है कि हड़प्पा की ईंटों का नाप क्या था। ये आपको रटा होना चाहिए बच्चे। 1:2:4, 1:2:4 का अनुपात था उनकी ईंटों का। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे क्योंकि ये कई बार पूछा गया, बहुत बार एग्जाम में पूछा है, वो बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। जहां जहां हड़प्पा का टॉपिक है ना, तो समझ लीजिए कभी ना कभी उस एग्जाम में ये पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। सिंधु सभ्यता से संबंधित नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति बनी है। किस चीज की बनी है भैया, पता होगा आपको। स्वर्ण, पाषाण, कांस्य या फिर चांदी। क्वेश्चन नंबर 41 तो आपको पता होगा क्योंकि इसके बारे में कहा भी जाता है कि कांस्य की नृत्य की मूर्ति, नृत्य करती हुई कांस्य की मूर्ति, वो महिला की मूर्ति जो है। तो ये हमने आपको इसका चित्र भी बना के दिखाया था, हालांकि बहुत बुरा चित्र था वो, जो नोट्स में हमने बना के आपको दिखाया था, लेकिन था, मतलब मैंने आपको बना के तो वो दिखाया था एटलीस्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरें निम्नलिखित में से किससे बनी थी। याद रखना है, इसको रट लेना है एकदम। लाजवर्द की, कांस्य की, रजत की नहीं भैया, वो स्टेटाइट की बनी हुई थी। इसको आप एकदम से रट लीजिए। ठीक है, और इसको रट के एकदम ऐसे बल्ले बल्ले कर देना, क्योंकि एग्जाम में आते के साथ ही आप इसको धड़ाम से मार देंगे। क्यों क्यों मार देंगे, क्योंकि बाकियों से बिल्कुल अलग होता है, और स्टेटाइट जो नाम है वो भी आपको याद रह जाएगा। चीजें स्पष्ट हो गई। चलो क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलें। ये हो जाएगा 43, ये हो जाएगा 44। नंबरिंग भी साथ के साथ मैंने कर दी। सैंधव सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी इसलिए कहा जाता है। क्यों क्यों कहा जाता है, क्योंकि सैंधव सभ्यता की खोज हड़प्पा में हुई थी। सिंधु घाटी में अवस्थित है। हड़प्पा सैंधव नगरों में सबसे बड़ा था। सैंधव सभ्यता का प्रारंभ हड़प्पा में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 43 क्या हो जाएगा, तो मैंने अभी आपको इससे पहले बता ही दिया था कि सैंधव सभ्यता की खोज हड़प्पा में हुई थी। सबसे पहले मैंने बताया ना, हड़प्पा मिला, इसलिए इतिहासकार क्या कहते हैं, ये इसका नाम हड़प्पा होना चाहिए, इसका नाम हड़प्पा सभ्यता होना चाहिए। वो अधिकांश इस मत में सहमत है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से किस स्थल से अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण मिले हैं। ये भी आपको याद रखना है, साक्ष्य वाली चीजें तमाम याद रखनी है। आमरी, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या फिर कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर 44, तो ये आपको याद रखना है। अग्नि वेदिकाएं कहां से मिली हैं बच्चे, कालीबंगा से। इसको आप याद रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 44 का क्या हो गया, हमारा हो गया कालीबंगा। क्लियर है, 1 2 3 4 कर रहे हैं तो 4, ABCD कर रहे हैं तो D। 44 हो गया। क्वेश्चन नंबर 45 तरफ चलते हैं, फिर हमारे 50% क्वेश्चन हो जाएंगे। मांडा का पुरातत्वीय स्थल जो भारत की सीमा के अंतर्गत हड़प्पीय संस्कृति के सबसे उत्तरी छोर को इंगित करता है, किस नदी पर है। एक बात और बच्चे ध्यान रख लेना, जो नदियों के क्षेत्र वाली चीजें, छोर वाली चीजें, वो भी आपको याद रखनी पड़ेगी। और एक जो दिशा वाली है, भैया नॉर्थ में कौन है, साउथ में कौन है, ईस्ट में कौन है और वेस्ट में कौन है, एक आप इनको जरूर रट लेना। जब आप मेरी क्लास देखेंगे ना, जो पड़ी हुई है इस पे चैनल पे, तो उसमें ऐसे ही करके मैंने आपको चित्र करके और ये नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट सब का बताया हुआ है कौन कहाँ पे है। ठीक है बच्चे, तो अभी क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है कि उत्तरी छोर हड़प्पा संस्कृति के, जो मांडा की बात आती है, यहाँ पे हमने आपको लिखाया हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ है मैंने वहां पे मांडा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 है ये। राइट ऑप्शन क्या है इसका, चिनाब। क्लियर है इतने मेरे हिसाब से 45। क्वेश्चन नंबर 46 पाइए, मुंडी गाक का हड़प्पा स्थल कहां है, अफगानिस्तान, बहरीन, ईरान, पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 46 भी आप याद रखेंगे। क्यों याद रखेंगे, क्योंकि ये भी मुंडी गाक जो है थोड़ा सा अलग है, और आपको ये याद रह जाएगा, और ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कंफ्यूज करने के लिए। तो इसका है ए, अफगानिस्तान, ABCD है तो ए, 1 2 3 4 है तो ए। ठीक है बच्चे, तो क्वेश्चन नंबर 46 तक हम पहुंच गए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। निम्न में से किस हड़प्पे स्थल से सूती कपड़े का टुकड़ा मिला है, जो अभी हमने बात की थी सूती कपड़े की, साक्ष्य की। तो क्वेश्चन नंबर 47 पे आइए, क्या कह रहा है ये कि किस हड़प्पे स्थल से सूती कपड़े का टुकड़ा मिल गया है कोई, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल या फिर मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 47, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है मोहनजोदड़ो से। ठीक, बातें क्लियर हो गई इतनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देख लें। नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है, प्रारंभिक हड़प्पा स्तरों से एक ही खेत में साथ साथ 2 फसलों के उगाने के साक्ष्य।
अब देखिए मैंने आपसे कहा था कि जो साक्ष्य वाली चीजें हैं वो तो आपको बिल्कुल छोड़नी ही नहीं है, उनको आपको रट लेना है। तो जलीलपुर में, सरायकोला में, या कालीबंगा में, या रोजदी में, तो याद रखेंगे इसका कि कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर 48 और ऊपर ले फिर बात करें। चलिए अच्छा, प्रथम को सूची दूसरी से मिलाना है, जैसे हड़प्पे स्थल और दिशा। अरे सुतका गिंडोर, आलमगीरपुर, दैमाबाद या उत्तरवर्ती, और ये फिर इधर मांडा भी है, और इसमें 4 ऑप्शन है, मतलब 5 में 4 ऑप्शन है। दूरस्थ पूर्वी, दूरस्थ दक्षिणी, दूरस्थ और दूरस्थ पश्चिमी। यहाँ का कहाँ गया उत्तरी। ठीक है जी। चलिए बताइए, अब इसका सोचिए, मतलब थोड़ा सा आपको इसमें सोचना पड़ेगा। ये हमारा शायद 50 नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 है ये शायद हमारा। तो इसमें देखिए मैंने आपको एक चीज पहले मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। मैंने आपको वहां पे भी बताया था नोट्स में, क्लास में भी, ये जब हमने पढ़ाए थे ना नोट्स आपको, तो क्लास में भी आपको मिल जाएगा। आलमगीरपुर हो जाएगा, ठीक है बच्चे। यहाँ पे आपका मांडा मैंने बता ही दिया आपको, और यहाँ पे आपका हो गया दैमाबाद। तो सबसे उत्तर में कौन सी जगह चले गए हम, मांडा में। फिर इधर हम ईस्ट में कहां पे आ गए, आलमगीरपुर पे। दक्षिण में हम कहां पे पहुंच गए, दैमाबाद में। और यहाँ पे हम कहा जाएंगे, सुत का गेंडोर, सुत का गेंडोर। तो सुत का गेंडोर ये रहा, आलमगीरपुर ये रहा, मांडा ये रहा, ठीक है। ये दूरस्थ उत्तरवर्ती यहाँ पे पहुंच गया इसका, ठीक है ना, यहां से यहाँ पे आ गया, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने आपको ये दे दिया कि हाँ सबसे उत्तर में कौन सा हो गया, मांडा। तो मांडा को आप घुमा के कहां पहुंचा देंगे, ये तीसरे पे, ठीक है बच्चे। फिर दैमाबाद कहां पे है, ये रहा दैमाबाद, और दैमाबाद कहाँ है, दक्षिण में, तो दैमाबाद का हो जाएगा दूसरा। फिर आप आएंगे सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर ये रहा, तो ये कहां पे पहुंच जाएगा आपका वेस्ट में, ठीक है, दूरस्थ पश्चिम में, यानी कि 4 पे आ जाएगा। और बचा आपका आलमगीरपुर, तो वो दूरस्थ पूर्वी में आ जाएगा। चीजें क्लियर हो गई इतनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 हो गया, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 51। हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 51 होगा, ये क्वेश्चन नंबर होगा 52। हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहां दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, कालीबंगन के बारे में, ये जो है दोनों नगर जो है इसके, दुर्ग और निचला नगर, वो अलग अलग प्राचीर से घिरे हुए हैं, ठीक है बच्चे। अब एक बार आप क्वेश्चन नंबर 52 को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 52 ने कहा कि निम्न कथन के रिक्त शब्द को इंगित कीजिए। जैसे इंगित करने में क्या, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा में दुर्ग नगर के, अब बताना पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। क्वेश्चन नंबर 52 है वो आपका, कि कहां पे स्थित है ना। तो क्वेश्चन नंबर 52 का बताना है आपको कि इसमें पूर्व आएगा, पश्चिम आएगा, उत्तर आएगा, या दक्षिण आएगा। तो अभी हम करके आ रहे हैं इसको भी, है ना। ये इस तो आपको याद रखना है, यहाँ पे है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। या अगर 1 2 3 4 में कर रहे हैं तो 2। क्लियर हो गई चीजें। क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 ये आ गया। ये क्या कहता है, किस प्रदेश के हड़प्पा कालीन पुरास्थलों से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं। अब देखिए धान मैंने अभी आपको बताया था, ये क्वेश्चन फिर से एक बार आ गया, रिपीट हो गया है। तब भी मैंने आपको बताया था कि साक्ष्य वाले सब याद रख लेने हैं, और अब फिर से कह रहा है कि साक्ष्य वाले सारे याद रख लीजिए। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है ऑलरेडी, पहले लोथल था, साथ में पहुंचा दीजिए। क्लियर है चीजें। तो इसका क्या हो जाएगा, 53 का हो जाएगा सी या 3। 54 पे आ जाइए। 54 क्या कहता है कि सैंधव सभ्यता, सॉरी, सैंधव व्यापारिक केंद्रों से मेसोपोटामिया के साथ व्यापार किस मध्यस्थ बंदरगाह से होता था, एलम, ओमान, मेलुहा, या ढिलमुन। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है आपका, कहां से होता था, याद रखना ढिलमुन से। क्लियर हो गई। क्वेश्चन नंबर 54 का क्या आंसर हो जाएगा बच्चे, ढिलमुन, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55, मैं इधर टाइम देख रहा था असल में, दूसरी क्लास का टाइम। चलिए इसको करते हैं पूरा। के विशाल टीलों की ओर सर्वप्रथम ध्यान आकृष्ट किया था किसने, चार्ल्स मैसन ने, अलेक्जेंडर कनिंघम ने,
सर जॉन मार्शन ने या सर मार्टिमर व्हीलर ने? किसने किया था बच्चे ध्यान आकृष्ट? सबसे पहले तो चार्ल्स मैसन ने किया था। ये आपको 55 नंबर बिल्कुल ध्यान रखना है। क्लियर हो गई? चलिए अब बड़ा सा क्वेश्चन आ रहा है 56 नंबर 56। अब 56 में देखिए क्या है कि सूची को मिलाना है दूसरी से। एक है सैंधव सभ्यता के पतन के कारण और दूसरी है विद्वान। इसको तो आप एकदम रट लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 56 है ये आपका। ठीक है, यहां पे मैं आपके लिए नंबरिंग भी कर दूं। इसको हम ऐसे कर देते हैं ए बी सी और डी, और यहां हम इनको कर देते हैं 1 2 3 4 और 5। तो अब बताना है कि सिंधु नदी की बाढ़, कौन ऐसा विद्वान है जो ये कह रहा है कि इनका जो पतन था सैंधव सभ्यता का वो सिंधु नदी की बाढ़ से हुआ था? कौन कहता है कि बाह्य आक्रमण से हुआ था? कौन कहता है जलवायु परिवर्तन से हुआ था? कौन कहता है भूतात्विक परिवर्तन से हुआ था? ठीक है, 5 ऑप्शन दे दिए हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 56 में आपके सामने। चलिए तो हम एक एक को करके पकड़ के चलते हैं। जैसे ये जो सिंधु नदी की बाढ़ वाली बात है, सिंधु नदी की बाढ़ कौन कहता है? तो मार्शल एवं मैके। अच्छा, आपको क्या करना है, आपको ना ऐसे ही तीर लगा लेना है या 4 3 2 1 ऐसे लिख लेना है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, मैंने बताया ना आपको, ये मैंने बहुत ऐसे कि कोई ज्यादा इनमें 3 5 नहीं, ज्यादा साज सजावट सज्जा नहीं। यहां से भी हम क्वेश्चन बना लेंगे कि भाई ए का क्या है कि सिंधु नदी की बाढ़ कौन कहता है, इन्होंने कह दिया। फिर बाह्य आक्रमण वाली बात कौन करते हैं, ये तो क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। बाह्य आक्रमण के कौन स्वीकार करता है? गार्डन चाइल्ड और मार्टिमर व्हीलर। हमने बात की थी ना अभी, मार्टिमर व्हीलर क्या कहते हैं? कहते हैं कि आर्यन के आक्रमण की वजह से, आर्यों के आक्रमण की वजह से। ठीक है जी। अब जलवायु परिवर्तन कौन कहता है, ये आपको याद रखना है, ओरेल स्टीन कहते हैं। ठीक है जी। और भूतात्विक परिवर्तन को कौन कहता है? वो कहते हैं राइक्स एवं डेल्स। ठीक है, ये क्वेश्चन एस के पांडे की बुक का है। ये क्वेश्चन हमने एस के पांडे की बुक में देखा है। चलिए 56 तक हो गए हम। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है। 57 ने कहा बच्चे कि मोहरों के अतिरिक्त हड़प्पा सभ्यता की लिपि के नमूने प्राप्त हुए। भाई मोहरों पे प्राप्त हुए, ये तो हमने ऊपर कर लिया था, पीछे क्वेश्चन आ गया था। अब ये कह रहा है उसके अलावा ईंटों पर मिले, मूर्तियों पर मिले, मृद भांडों पर मिले या फिर मनकों पर मिले। क्वेश्चन नंबर 57 कहां पर मिले? थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए। अब गैस भी कर सकते हैं कहां पर मिल सकते हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन है इसका मृद भांडों पर। ठीक है, अगर गैस में दिमाग चल रहा है इतना तो बहुत अच्छी बात है, समझ लीजिए कि थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा आपके काम आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 58 पे आ जाइए और इसी में 59 देखेंगे। फिर सिंधु सभ्यता में कौन सी चीजें पाई गई हैं? अन्नागार पाया गया है, 2 मंजिला भवन पाया गया है, स्नानागार, या 2 मंजिला भवन मंदिर विष्णु की मूर्ति, 1 मंजिला भवन अन्नागार जलाशय, चौड़ी सड़कें स्नानागार स्नान करते पुरुष की मूर्ति। क्वेश्चन नंबर 58 हो गया ये हमारा। तो यहाँ पे क्या भाई अन्नागार मिला है। ठीक है, अन्नागार मिला है ना, हमने इसके बारे में बताया। 2 मंजिला भवन है, सीढ़ियां भी मिली हैं और स्नानागार मिला है। तो इसका क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 58 का, यानी कि ए हो जाएगा या 1, जो भी आप कह ले। अब आइए क्वेश्चन नंबर 59। सिंधु सभ्यता का तिथि क्रम सर्वप्रथम किस से निर्धारित किया गया था? सुमेरियन सभ्यता के अवशेषों पर, मेसोपोटामिया के अवशेषों के सापेक्ष कालक्रम, या मिस्र के अभिलेखों के तिथिक्रम से, या सैंधव सभ्यता के अवशेषों के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 59। तो आपको यह पता होगा कि मेसोपोटामिया के अवशेषों के सापेक्ष कालक्रम पे इसका निर्धारण जो तिथि थी वो सबसे पहले की गई थी, निर्धारित की गई थी। ठीक है, 59 हो गया। अब हम आते हैं 60 पे। 60 वाला जो क्वेश्चन है बच्चे रटने वाला है, एकदम रटेंगे आप इसको। 60 नंबर को, सिंधु सभ्यता के मापक किस गुणज भार के हैं? 14, 10, 16 या 8? तो याद रख लेना इसको। इसका जो आंसर है, इसका आंसर है आपका 16। 16 जा रही है। ठीक है, 16 बातें क्लियर हो गई। चलिए अब 61 नंबर देख लेते हैं। 61 नंबर क्या कह रहा है बच्चे? मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? बृहद स्नानागार, अन्नागार, 2 मंजिले भवन या फिर गढ़ी? तो क्वेश्चन नंबर 61। अब देखिए हम जब शुरू से कहते आ रहे हैं क्या कहते आ रहे हैं भाई?
बड़ी इमारत के रूप में, कि उसकी बात करते आ रहे हैं, अन्नागार की, अन्नागार, विशाल अन्नागार कहते हैं, वृहद अन्नागार कहते हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, अन्नागार हो जाएगा। 62 हो गया क्लियर। 62 पे आइए कि सिंधु सभ्यता का व्यापार किससे होता था। क्वेश्चन नंबर 62। 62 क्या, कहां से व्यापार बता रहा है, ईरान, अफगानिस्तान, रोम और राजस्थान। 1 और 2 से, सिर्फ 4 से, 1 3 से, 2 और 4 से। क्वेश्चन नंबर 62, कहां से व्यापार बताना है आपको कि कहां से होता था। तो देखिए, ईरान से होता था, हम पढ़ के आए। अफगानिस्तान से होता था, राजस्थान से तो होता ही है। तो ये वाली जो चीजें हैं, ये वाली हमारे सामने नहीं है। ये क्लियर हो गई, यहां तक की चीजें, यहां तक मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक बार इनको हम थोड़ा सा बता देते, ठीक। चलिए कटी कर दी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हड़प्पा मोहनजोदड़ो का ह्रास कब शुरू हुआ। ये बार तो 2 क्वेश्चन आए। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का ह्रास कब से शुरू हुआ बताता है। क्वेश्चन नंबर 63 पे आ गए होंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारा 64 नंबर। ठीक है, 2200 ईसा पूर्व, 2000 ईसा पूर्व, 1750 ईसा पूर्व या फिर 1500 ईसा पूर्व। तो क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, थोड़ा सा दिमाग अगर आप लगाएंगे तो पाएंगे 2000 ईसा पूर्व। कहीं कहीं इस तारीख में थोड़ी सी गड़बड़ मिल जाती है, ठीक है, कहीं कहीं इस तारीख में गड़बड़ मिल जाती है। मैं इसलिए आपको बता दिया कि क्वेश्चन नंबर 63 में क्या हो जाएगा, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, आप इसका 2000 रट के जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 पे आइए। सिंधु सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे। बाघ, अश्व, हाथी या फिर अज। सिर्फ 2 से, सिर्फ 4 से, 1 2 4 से, 2 और 3 से। तो क्वेश्चन नंबर 64 में क्या हो जाएगा कि वो अश्व से परिचित नहीं थे। ये बातें हमने की कि कहां पे, लेकिन अवशेष थे लेकिन परिचित नहीं थे। दोनों क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। अवशेष कहां से मिले वो भी हमने देख लिया, परिचित नहीं थे ये बात भी हमने पीछे कर ली थी। ये क्वेश्चन इसने इस बार क्या किया कि 3-4 में ऐसे घुमा के दे दिया। ठीक है, अब हम कहां पे पहुंच गए, क्वेश्चन नंबर 65 पे आ गए होंगे हम। तो आ जाएंगे क्या, नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 65। 65 क्या कह रहा है हमसे कि हड़प्पा संस्कृति के स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण निम्नांकित के किनारे प्राप्त हुआ। सतलज, सिंधु, घाघरा, हाथरा या फिर रावी। क्वेश्चन नंबर 65, याद रखना है घाघरा, घग्गर, सॉरी घाघरा नहीं, ये हाथरा है ना, इसके सामने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। घग्गर और हाथरा। असल में क्या है कि जब हम वहां पे मध्यकाल में आपको युद्ध पढ़ाते हैं तो हम पढ़ाते हैं उधर घाघरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध। तो उसमें ट्रिक बनाते हैं कि लड़के आम चूस के घाघरा उड़ के सो गया, ऐसा कुछ। तो वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ये घग्गर और हाथरा है, ठीक है, घग्गर और हाथरा, घग्गर और हाथरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ चलते हैं। क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 66 हमसे क्या कहता है बच्चा। क्वेश्चन नंबर 66 ने कहा निम्नलिखित हड़प्पा फसलों में से किसका पश्चिम एशिया से प्रसार माना जाता है। गेहूं, चावल, कपास, जौ। तो सही को अपना 1 4 2 3 1 3 4 1 2 4। क्वेश्चन नंबर 66 क्या बताना है इसमें कि निम्नलिखित हड़प्पा फसलों में से किसका पश्चिम एशिया से प्रसार माना जाता है। तो पश्चिम एशिया से गेहूं का माना जाता है, चावल का भी माना जाता है और जौ का माना। कपास हटा दीजिए इसमें से, यानी कि क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 66 में अगर हम चले गए तो ये आपका डी या 4। ठीक है जी, डी या 4। क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ चलते हैं, 67 की तरफ। मुझे लगता है कि आप लोगों को 67 तो पता होगा क्या होता है, कितना होता है, मतलब हिंदी के कुछ विद्यार्थियों को नहीं पता होता है। 79 मतलब 79, 89, ये सब थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं बच्चे। तो 67 नंबर, अगर किसी को दिक्कत है तो हम 67 बोल देते हैं। सूची मिलानी है, कौन कौन सी है भैया। हड़प्पा संस्कृति के स्थानों से प्राप्त वस्तुएं और संभव स्रोत, ये आपको बताने हैं। अब ये जो 67 नंबर है ये थोड़ा सा हमको नीचे करना पड़ेगा, ऐसे कर लेते हैं इसको, अब बात बन जाएगी। तांबा, शंख, लाजवर्द, मणि, स्वर्ण। अब यहाँ पे ये बताना है संभव स्रोत दक्कन, राजस्थान,
कच्छ या फिर अफगानिस्तान। अब ये 67 में आपको क्या करना है, इसमें आपको ये मिलाने हैं, ठीक है। अब आप इनको अगर मिलाने बैठ जाएं तो 67 नंबर पे मैं अगर आपको ऐसे करके बता दूं, जैसे मैं आपको बता देता हूं क्या हो जाएगा, जैसे हम तांबा, तांबे को आप बहुत कॉमनली निकाल लेंगे। मतलब आप क्या करेंगे ना एग्जाम में, जैसे एग्जाम में आपको 4 ऑप्शन बना के देगा, 1 2 3 4 ऐसे करके उसने 4 ऑप्शन बना के दिए आपको। सबसे पहले आपको क्या ढूंढ लेना है, मान लीजिए आपको ये पता है कि भाई तांबा जो है वो राजस्थान में था, मतलब ये ए है और ये 2 है। अब आपको पता है कि ए का तो 2 है 100%। अब आप यहाँ पे देख लीजिए कि किस किस ऑप्शन में ए का 2 है, तो आपको केवल ऐसे 2 ऑप्शन मिलेंगे। 99% ऐसे चांसेस होते हैं कि 2 ऑप्शन मिलते हैं जिनमें ए का 2 होगा, तो बाकी 2 तो आपके हट जाएंगे, यानी कि आपके क्वेश्चन सही होने के चांसेस कितने हो जाएंगे प्रायिकता के अनुसार, 50%। बातें क्लियर हैं? फिर भी अब हम यहाँ पे जानते हैं कि यहाँ कहां से मिलता था भैया तांबा, तांबा मिलता था इनको राजस्थान से। यदि हम शंख की बात करें तो शंख कहां पे था, अगर आपको ये इतने पता है तो आपके आगे के लग जाएंगे। लाजवर्द मणि कहां से, राजस्थान से, और स्वर्ण कहां पे चले गए, फिर बचा एक दक्कन। ये क्लियर हो गई इतनी। क्वेश्चन नंबर 67 हो गया क्लियर। क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 पे आ जाए ना। हड़प्पा में प्रमुख अंत्येष्टि प्रथा थी। अब देखिए हड़प्पा की अंत्येष्टि प्रथा आपसे पूछी जा सकती है। दाह संस्कार, रात को कलश में रखकर गाड़ना, मृत्तिका पात्र के साथ शरीर का विस्तारित समाधान, स्थल के निर्देश के लिए स्मारक बनाना। मतलब यहाँ पे ये हमने इसको गाड़ा था तो वहां पे एक स्मारक बना दिया जाए वो। तो क्वेश्चन नंबर 68 किस प्रकार की थी, तो देखिए ये हमने पढ़ा भी है, ये हमने पढ़ा भी है किस किस तरीके का समाधान होता था, ये हमने पढ़ा है, ठीक है। तो मृत्तिका पात्र के साथ शरीर का विस्तारित समाधान होता था, ठीक है। रट लेना है आपको कुल मिला के। क्वेश्चन नंबर 69 पे आ जाइए। 69 क्या कह रहा है बच्चे, निम्नलिखित पशु समूह में से कौन सा समूह मोहनजोदड़ो की पशुपति की मुद्रा पर अंकित है। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया भी था कि भाई हमने इनकी मुद्रा के बारे में आपको बताया था कि उनके पीछे कौन कौन से हैं, ठीक है, ये हमने बताया हुआ है आपको। तो सीधे आंसर बता देता हूं, व्याघ्र है, हाथी, गैंडा और भैंसा। इनमें से अधिकांश क्या करेगा, आपको व्याघ्र नहीं देगा वो ऑप्शन में, 3 का ऑप्शन बनाएगा अगर, ठीक है। तो हाथी, गैंडा, भैंसा, इन 3 को याद रखेंगे, चौथा आपको अपने आप याद रह जाएगा। स्पष्ट हो गई 69। चले 70 नंबर की तरफ। 70 नंबर फिर से ताली का गया। ये समाधान देखिए एक ही जगह मिल गए सारे क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर, अब क्वेश्चन नंबर 70 हमसे क्या कह रहा है कि सूची दी हुई है, सूची 1 और सूची दूसरी दे दिया आपको। अब इसने कह दिया कि आपको इन्हें मिला के बताना है। जैसे युगल शवाधान कहां पे था, तो अभी हमने इसको देखा था लोथल, अभी हमने देखा था ना कि अभी हमने देखा कि युगल समाधान के साक्ष्य हमने बात की थी अभी, तो कहां पे मिले थे हमको, लोथल में मिले थे। दूसरा अब आपको बताना है अग्नि वेदिका है, जो अग्नि वेदियों की बात हमने की अभी, तो अग्नि वेदियों के बारे में भी हमने देख लिया, मिली थी भैया अग्नि वेदियां, गंगा से मिली थी, अभी तो हम बात करके आए थे। चलिए अब ये 2 इंपॉर्टेंट हो गए, यानी कि आपके लिए कौन कौन से 2 इंपॉर्टेंट हो गए आपके, कि कर्मकारों के निवास और मन का कार्य, कर्मकारों के निवास और मन का कार्य, ये 2 इंपॉर्टेंट हो गए। चंदहुदड़ो, बनावली आपके पास ऑप्शन बचे। तो इसमें एक्चुअल में एक और ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि कर्मकारों के निवास बच्चे, इसमें एक और बना लीजिए ऑप्शन, हड़प्पा, ठीक है, इसका तो हड़प्पा है। और यदि अब हम मनकाकार पे जाएंगे, मनकाकारी कहां पे है, चंदहुदड़ो में है। चीजें क्लियर हो गई। यानी कि अगर मैं आपसे ऐसे कह दूं, इनको मैं अगर ए बी सी डी मान लेता हूं, तो हमने सबसे पहले देखा युगल समाधान कहां पे देखे हमने, लोथल पे, यानी कि उसको मान लीजिए 3। फिर हम बी पे अग्नि वेदिका हमने कहां पे देख ली, कालीबंगा में। अब हम कर्मकारों के निवास पे आए सी। अब हमने इसमें अलग से एक और ऑप्शन बनाया हड़प्पा, तो उसको हम 5 कर देते हैं, 1 2 3 4 5 होगा। डी का हमने कर दिया 1, ठीक है बच्चे। इसमें आपको बस इतना करना होगा, पीडीएफ में या तो मैं करेक्ट करा के दे दूंगा, या अरे बाप रे नीचे था भाई, नीचे था यहाँ पे, ठीक है। ये 5वां आप देख ले, कर्मकारों के निवास में हड़प्पा आएगा, ये ध्यान रखना आप। चलिए
अब हम क्वेश्चन नंबर 71 पे पहुंच गए होंगे शायद। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 71, हड़प्पा वासियों द्वारा निर्मित मृण्मय मूर्तियों के विषय निम्न में से क्या थे? बुल्ले, खिलौने, ऊर्जा अर्पित पशु, शीर्ष, मानव आकृतियां या पीपल पत्र। अब एबीसीडी इनमें से ये हैं 1 2 4, 2 3 5, 3 4 6 या 4 5 6। क्वेश्चन नंबर 71, तो ये क्या हो जाएगा? 2 3 5। खिलौने भी हैं, ऊर्जा अर्पित पशु भी हैं और पीपल पत्र, सॉरी पीपल पत्र नहीं, मानव आकृतियां। बातें क्लियर हो गई? कौन सा ऑप्शन हो गया क्वेश्चन नंबर 71 का हमारा? 2 3 5, अगर बी एबीसी में कर रहे हैं, नहीं तो ये। ठीक है जी, 71 हो गया। क्वेश्चन नंबर 72 पे चलते हैं। 72 क्या कहता है? इस बार तो 2 आ जाएंगे, नहीं 2 नहीं आएंगे, फिर तीसरा ऑप्शन गड़ गया, गया तीसरा ऑप्शन। तो चलिए खैर आगे कर लेंगे। 72 पे आ जाइए। 72 क्या कहता है? ताम्र मूर्तियों का एक निधान जिसे प्रायः हड़प्पा संस्कृति काल से संबंध किया जाता है, निम्नांकित स्थान से प्राप्त हुआ। दैमाबाद, ब्रह्मगिरी, इनाम गांव या फिर नासिक। क्वेश्चन नंबर 72 याद रखेंगे, हमने आपको बताए थे ये करके दिशाएं, तो उसमें आप क्या याद रख लेंगे? 72 में दैमाबाद। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 73 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 73 क्या कहता है? संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन कच्छ प्रदेश में है? क्वेश्चन नंबर 73, कच्छ प्रदेश की देसलपुर एवं सुदकोदड़ा एवं रोजदी, अल्लाहदीनो एवं बालाकोट। इसका एक ऑप्शन हमको लगता है नीचे ढक गया है, ये लोथल एवं सुरकोतड़ा। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 73 का, वो हो जाएगा बच्चे इसका ए, देसल एवं सुरकोतड़ा। याद रहेंगी इतनी चीजें। 73 हो गया। चले आगे 74 की तरफ, धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ ही रहे हैं। तो आ जाएंगे क्या? तो आ जाएंगे इस बार। चलिए 74 बच्चे हमसे क्या कहता है? ये हमारा हो जाएगा 75, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 74 ने कहा निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन एक स्थल है जहां से फारस की खाड़ी की मुद्रा प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, लोथल या फिर कालीबंगा। तो क्वेश्चन नंबर 74 एकदम से रटा होना है आपको, क्या? लोथल। अब देखिए इसका रीजन एक ये भी है कि भाई बंदरगाह था, समुद्री व्यापार होता था, प्रमुख केंद्र था, तो कहां से मिलेगी मुद्रा? बाहरी, कहीं से मिल जाएगी, लोथल से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 देख लीजिए, आमरी संस्कृति कहां पनपी थी? क्वेश्चन नंबर 75 रट लेना, भूलना नहीं। सिंध इसका आंसर है, ऑप्शन भी नहीं पढ़ते हैं, आपको रटना है। आमरी संस्कृति सिंध। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 75 को ऐसे ही बोलेंगे, आमरी संस्कृति सिंध। अब क्वेश्चन नंबर 76 76 देख लेते हैं। 76 ने हमसे क्या कह दिया? कौन सी फसल हड़प्पा संस्कृति के लोगों को अज्ञात प्रतीत होती है? कौन सी फसल भैया अज्ञात प्रतीत होती है? चावल हमेशा मिले, कपास हमेशा, गन्ना के तो नहीं थे भैया, गन्ने के बारे में वो लोग नहीं जानते थे। तो क्वेश्चन नंबर हम आगे जब बढ़ नहीं रही है पे हम पहुंच गए गन्ना। ठीक है जी, 77 पे आ जाएं। 77 पे आ जाइए, कौन एक ठीक सुमेलित है? सुरकोतड़ा से जुता खेत? नहीं भैया, ये तो हमने अभी देख के आए, हम तो अभी ऊपर देख के आए। हड़प्पा से घोड़े के अवशेष? नहीं जी, इसको भी हम देख के आए। रंगपुर धान की भूसी, ये सही है बच्चे, इसको रट लेना। रंगपुर से धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं, इसको आप रट लेंगे। साक्ष्य वाले मैंने आपसे बताया कि आपको रटना है। क्वेश्चन नंबर 77 हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 78 हमसे क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यात मेलुहा से होता था जिसकी हड़प्पा संस्कृति के क्षेत्र के रूप में पहचान की जाती है? अब देखिए यहाँ पे काली लकड़ी, हाथीदांत, सोना, सीसा। 1 2 3, 1 2 4, 1 3 4 या फिर 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 78, इसको आप थोड़ा सा 4-5 सेकंड का टाइम लीजिए और इसको लगाने की कोशिश कीजिए कि किस वस्तु का निर्यात मेलुहा से होता था जिसकी हड़प्पा संस्कृति के क्षेत्र में पहचान हुई है। आप थोड़ा सा गैस करेंगे तो निकाल लेंगे। देखिए काली लकड़ी, हाथीदांत, सोना, शीशे वाली चीजों को छोड़ दीजिए, यानी कि 1 2 3। ठीक है, खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये इसके है नहीं वैसे, क्योंकि पूछा नहीं गया है ये। चलिए 79 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 79 और 80 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 क्या कह रहा है हमसे? निम्नलिखित नगरों में से क्षेत्रफल में कौन सबसे अधिक विस्तृत था?
29। देखो सबसे बड़े की बात पूछे, क्षेत्रफल के हिसाब से ये पूछ रहा है आपसे कि सबसे अधिक विस्तृत कौन था, कहां, किस उसमें, तो क्षेत्रफल के अनुसार इसने पूछ लिया आपसे। 79 नंबर याद रख लेना, इसको भूल मत जाना। ठीक है जी। 80 पे आ जाइए। हड़प्पीय सीलों का सर्वाधिक प्रचलित प्रकार कौन सा है? सर्वाधिक प्रचलित पूछा है इसने, और यही क्वेश्चन बनेगा यहां से, यही पूछेगा वो, क्योंकि सर्वाधिक प्रचलित ही चौकोर थी। ठीक है जी, ये सर्वाधिक प्रचलित ही चौकोर थी, तो यहीं से यही क्वेश्चन बनता है। ठीक है, केवल 10 क्वेश्चन बन गए, फटाफट इसको देख के फिर इनको भी निपटाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ आ जाइए बच्चे। 81 ने क्या कह दिया? पक्की मिट्टी के बने हल का प्रतिरूप कहां से प्राप्त हुआ? जो मैंने बताया था ना आपको शुरू में, हल, वो बनावली से, कालीबंगा से, राखी गढ़ी से, या फिर रंगपुर से। तो एकदम से रट लेना, इसको भूलना नहीं कि कहां से मिल गया हल। हल मिल गया भैया बनावली से। कहां से मिला हल? हल मिला बनावली से। हल बनावली, हल बनावली, ऐसे करेंगे रट जाएंगी चीजें। ठीक है ना। 82, निम्नलिखित में से किस वक्तव्य का समर्थन पुरातत्व के साक्ष्यों से नहीं होता है? कौन सा ऐसा वक्तव्य है जिसका समर्थन नहीं होता? तीसरी सहस्त्राब्दी में बहरीन द्वीप के निवासी सैंधव एवं सुमेरी लोग के बीच बिचौले का कार्य करते थे। ये तो बात सही है। जो बहरीन द्वीप था, अभी हमने इसके बारे में क्वेश्चन भी हमने ऊपर लगाया। दूसरा देख लेते हैं। सैंधव संस्कृति एवं पश्चिम एशिया के मध्य सामुद्रिक व्यापार में लोथल की अहम भूमिका थी। भैया ये भी सही है, ये तो थी। हड़प्पा वासियों का विनाश आर्यों ने किया। भाई इस बात के साक्ष्य नहीं है, तो पुरातत्व के साक्ष्यों से तो इसका नहीं पता चलता। ये क्लियर हो गई। पुरातात्विक साक्ष्यों से इस बात का हमारे पास ये स्पष्ट नहीं है कि भाई इनका जो अंत था वो आर्यों ने किया था। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 क्या कहता है? संस्कृति के विषय में निम्नांकित वक्तव्य की न्यूनतम संभावना है। भाई इनमें से कौन से की न्यूनतम संभावना है? ठीक है, कौन से की न्यूनतम संभावना है? क्वेश्चन नंबर 83 होगा ये शायद। तो सैंधव संस्कृति का होता है कालीबंगा से हुआ। सैंधव संस्कृति का होता है सिंध बलूचिस्तान की कृषक संस्कृतियों से हुआ। सैंधव संस्कृति सोथी संस्कृति का प्रसार है। सैंधव संस्कृति कहीं भी ग्रामीण संस्कृति अवधारणा से गुजरे बिना सीधे एक नगर संस्कृति के रूप में प्रकट हुई। तो ये ही एक सही ऑप्शन ऐसा इसका हो जाएगा जिसकी सबसे कम संभावना। भाई डेवलप तो धीरे धीरे हुआ होगा ना, आप खुद से भी डराइव कर सकते हैं कि डेवलप जो चीजें, जो विकास का एक क्रम होगा, विकास की एक प्रक्रिया होगी, तो इसकी सबसे कम संभावना। चीजें क्लियर हैं? 83 तक हम पहुंच गए। सबसे कम संभावना किसकी है कि भाई वो ग्रामीण संस्कृति के अवधारणा से गुजरे नहीं, सीधे नगर की संस्कृति के रूप में नहीं, उन्होंने धीरे धीरे विकास क्रम को देखा होगा, धीरे धीरे विकसित हुए होंगे समय के अनुसार। चीजें क्लियर हैं? अभी देख रहे हैं आप अधिकांश गांव जो है लगभग शहर की तरह हो गए हैं। के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद, नोएडा के आसपास वाले गांव देख लीजिए, गांव थोड़ी है वो। लेकिन ऐसा तो नहीं कह सकते ना, अब मान लीजिए 100-200 साल बाद कोई देखे कि भाई यहाँ पे तो गांव का साक्ष्य नहीं है, सीधे नगर नगर के साक्ष्य रह गए मान लीजिए, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि इन लोगों ने गांव की जो वो है उसको देखा ही नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 पे आ जाते हैं। हड़प्पा काल का एक कांसे का रथ जिसमें 2 बैलों की जोड़ी जुटी हुई है, इसे एक नग्न मानव आकृति चला रही है, निम्नलिखित में से किस स्थान की खुदाई से प्राप्त हुई? बच्चे इसको आप रट के जाना। ठीक है, जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूं ना, इनको रट के जाना, और पैट का पेपर देने के बाद वापस से आना, या तो टेलीग्राम पे मैसेज करना या इस वीडियो पे आके कमेंट करना कि यहां से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 84 कहां से, इसका सीधे आंसर बता देता हूं आपको। 84 का आप याद रख लीजिए, दैमाबाद। ठीक है, तो वहां से कांसे का रथ मिला है, 2 बैलों की जोड़ी जुटी हुई है, उसे एक नंगा आदमी चला रहा है, नग्न आदमी उसको चला रहा है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर अब हम 85 पाएंगे। 85 क्या कहता है? हड़प्पा काल की एक अत्यंत उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था निम्नलिखित में से किस स्थान की खुदाई से प्राप्त हुई है? 85 पे पहुंच गए ना। 85 धोलावीरा से, लोथल से, कालीबंगा से, या फिर आलमगीरपुर से? तो लोथल से। ठीक है, याद रख लेनी इतनी बातें कि कहां से उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था मिली है, तो कहां से मिली है भैया? लोथल से। लोथल कहां पे है जी? लोथल गुजरात में है जी।
क्वेश्चन आ गया लोथल क्या था जी, तो लोथल इनका प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह था जी। क्लियर हो गई इतनी चीजें। क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ चलते हैं हम। 86 क्या कहता है, ये 86 हो गया ना। हड़प्पा कालीन लिपि के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिक संभावित है, सब संभावित है लेकिन कौन सा एक अधिक संभावित की बात ये कर रहा है। यह निश्चित रूप से पूर्व द्रविड़ है, यह निश्चित रूप से संस्कृत समूह से है। क्या कहा उसने, अगला यह वर्णानुक्रमिक नहीं बल्कि मुख्यतः चित्रलिपि है, इन लिपियों में प्रयुक्त भाषा का निश्चय सुमेरियन संबंध। देखिए ये तो निश्चय नहीं किया जा सकता ये संबंध था या नहीं। हाँ ये बात जरूर है कि चित्रलिपि है, ये तो हमने देखा ही ना, जब आप तो आर्ट एंड कल्चर में मैंने आपको चित्र वो पढ़ाए हैं तो उसमें मैंने आपको ये बताया है, तो उसको पढ़ने की कोशिश भी कर रहे हैं, समझ नहीं है। कहीं कहीं पे चिन्ह, एक ही चिन्ह बहुत सारी जगह पे आया है। ठीक है जी, 87 पे आ जाते हैं जी। तांबे की एक मानव आकृति निम्नलिखित में से किस स्थान के हड़प्पा स्तरों से प्राप्त हुई है, लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा या रोजदी। क्वेश्चन नंबर 87 याद रखेंगे। ठीक है जी, क्लियर हो गया हड़प्पा। चलिए यानी कि सी हो जाएगा, और 1 2 3 कहते हैं तो 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस एक ने सिंधु लिपि के उद्वाचन पर काम किया है। सिंधु लिपि के उद्वाचन पर किसने काम किया है, एच डी सांकलिया ने, या बीबी लाल ने, आई महादेवन ने, विसेंट आर्थर स्मिथ ने। ये क्वेश्चन कौन सा हो गया, 88 हो गया ना शायद, 88 हो गया। तो सिंधु लिपि के उद्वाचन पर कौन काम किया, आई महादेवन, याद रख लेंगे बच्चे। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। 89 नंबर, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का, सेकंड लास्ट आज का क्वेश्चन। चलिए क्या कह रहा है हमारा 89 नंबर, निम्नलिखित में से किस एक स्थल से कब्रिस्तान एच संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं। ये आपको याद रखना है बच्चे, और एच के बारे में याद रखेंगे। ठीक है, चंद्रदो, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या कालीबंगा। तो 89 का राइट ऑप्शन है बी, या 1 2 3 कहते हैं तो 2। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 90 और अंतिम आज का, हड़प्पा से प्राप्त अन्नागार अवस्थित था, अवस्थित था नगर गढ़ी के अंदर, नगर तल नगर में, रावी नदी के किनारे या नगर के पश्चिमी द्वार के पास। क्वेश्चन नंबर 90 पे हो सकता है, से प्राप्त अन्नागार कहाँ अवस्थित था। अब देखिए ये बात मैंने आपको क्लास में बताई है कि भाई वो अगर वहां पे अवस्थित होता था एक निश्चित जगह तो क्यों होता था, ये मैंने आपको एक निश्चित वजह बताई है इसकी कि होता था तो क्यों होता था, तो वो रावी नदी के निकट था। ठीक है, अगर दिक्कत लगे तो जाके एक बार वो क्लासेस देख लेना, जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ा के देख लेना फटाफट। और अगर उनके पीडीएफ चाहिए होंगे तो टेलीग्राम पे सारे पीडीएफ पड़े हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक ले लेना, और नहीं मिले तो यहाँ पे कमेंट कर देना, आपको उत्तर मिल जाएगा, आपको लिंक मिल जाएगा डायरेक्ट, वहां पे जाके जुड़ जाना। वहां पे फिर ऊपर खोलना, ऊपर खोल के फाइल्स वाले में जाना, फाइल्स वाले में जाएंगे, उसमें पीडीएफ होंगी क्लास के वाइज, क्लास 1 की, क्लास 2 की, क्लास 3 की। तो जिस क्लास में ये टॉपिक हो उस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, खुद से पढ़ लेना, पूरी वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में कोई पॉइंट ना है लिखा हुआ, क्योंकि वो हैंड रिटन नोट्स हैं, राइटिंग थोड़ी सी गंदी सी है, तो शॉर्ट करके लिखे हुए हैं, मतलब कुल मिलाकर सिनॉप्सिस टाइप में, तो वापस जाके वीडियो पे देख लेना, वरना आके आप। ठीक है, तो आज हमने ये 90 क्वेश्चन देख लिए, पता नहीं कितना टाइम लगा होगा, 90 क्वेश्चन हमने कर लिए। अब आपको क्या करना है, अगर आपको ये पसंद आ जाए, देखो भाई, तो आप लाइक करके बता देना कि हाँ गुरुजी ये पसंद आ गए। ठीक है, अगर कोई डाउट रह जाए आपके मन में तो आप इसको कमेंट कर देना। कोई सुझाव देना हो कि भाई इनमें व्याख्या और ऐड कर दो, या इनको लाइव आके, सबको लाइव आके कर दो, या हर टॉपिक के कर दो, या एक कोई पर्टिकुलर टॉपिक हो जो आपको लगे कि ये सबसे मुश्किल है, मान लीजिए फिजिक्स आपको लग रहा है कि भाई पैट के लिए फिजिक्स बड़ी मुश्किल लग रही है, कमेंट करके बता दो ना, काम करेंगे। आप पता जोश दिखाओ, थोड़ा उत्साह दिखाओ, है ना। और क्या करो कि अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना जो जो पैट दे रहे हैं। ठीक है, ये जान लो कि पैट में जो भी अच्छे से पढ़ लेगा ना, मतलब कम मेहनत में ज्यादा चीजें निकल के आएंगी और आपकी जॉब लग जाएगी। इस चुनावी माहौल का, इस चुनावी वर्ष का, जो 2022 जो चुनाव होने हैं अगले साल, उसमें जो फैब तक ये सब चीजें क्लियर होंगी, वैकेंसी मतलब, तो इसका फायदा उठाइए। चुनावी माहौल है, इसका फायदा उठाइए, कम पढ़ लीजिए, नौकरी मिल जाएगी, लेकिन उस कम को बार बार पढ़िए।
जरूरी नहीं है 600-800 पन्ने की किताब पढ़ने से पैट निकलेगा। पैट आसानी से निकल जाएगा बच्चे, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसको निकालने में। बस आपको क्या करना है कि कम चीजें पढ़िए, लिमिटेड पढ़िए, क्योंकि वन लाइनर पढ़ना है आपको, तो वन लाइनर पढ़ना है, वो याद रखना है बस। तो उसी को बार बार पढ़िए, जितनी बार पढ़ा जाए पढ़िए। अगर आपको लगे कि हमको स्टैटिक जीके में थोड़ी दिक्कत आ रही है ना, तो आके यहाँ पे कमेंट कर देना वीडियो पे कि पैट की इस चीज को और पढ़ा दो। पैट का जो कहोगे पैट का हम सब करा देंगे, हमसे नहीं होगा किसी और को बुला के करा देंगे, लेकिन पैट की सब चीजें उपलब्ध हो जाएंगी, बशर्ते आपको बताना पड़ेगा। ठीक है जी। और अगर ऑडियंस हमारे पास ज्यादा हो गए, मतलब आप ज्यादा सीरियस स्टूडेंट हमको मिल गए, तो हम लाइव आ जाएंगे, जरूरत पड़ी तो यूट्यूब पे आ जाएंगे, जरूरत पड़ी अगर तो हम गूगल मीट पे आ जाएंगे, और उससे भी कम में काम चल गया तो जूम मीटिंग पे आ जाएंगे। जैसे भी होगा, मतलब हमारी तरफ से सहयोग पूरा रहेगा। बस आप क्या करिए, आप थोड़ा सा उत्साह दिखाइए, तभी तो कुछ मजा आएगा पढ़ने पढ़ाने में। तो चलिए, बहुत देर से लगातार कॉल पे कॉल आ गए। हाँ, हम मिलेंगे भाई। देखो अब इसके बाद जैसे ही मैं इसको 2 दिन का टाइम दूंगा, 2 दिन में आपके रेस्पॉन्स चेक कर लेंगे, कमेंट देख लेंगे, उसके बाद इसको शेयर वाली चीजें हम देख लेंगे, कहाँ कहाँ कितना शेयर हुआ है, टेलीग्राम पे शेयर हुआ है कि व्हाट्सएप पे शेयर हुआ है, ये हमको दिख जाएगा, पता चल जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि हाँ इसका रेस्पॉन्स कैसा है, इसकी जरूरत है आप लोगों को तो और मेहनत की जाएगी इस पे, और लगता है जरूरत नहीं है तो फिर क्यों मेहनत करेंगे। ठीक है, फिर कुछ किसी और मतलब किसी और सेगमेंट को पढ़ के उस पर ज्यादा काम करेंगे। तो अपना ध्यान रखिए, अभी मतलब थोड़ा सा संभल के रहना है। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।